हम सब मन से परेशान हैं और ये मन ही है जो मन से मन को समझने नहीं देता है। हम सब लोग मन को समझना चाहते हैं, लेकिन मन है जो मन को समझने नहीं देता है, क्योंकि एक बार आपने मन से मन को समझ लिया तो आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और मन ये नहीं चाहता कि आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाए, बल्कि वो चाहता है कि आप मन के कंट्रोल में आ जाए। तो मन से ही मन को समझना होगा कि ये मन है क्या, और एक बार आपने मन को समझ लिया तो ये मन एक प्यारा सा बच्चा है जिसे हैंडल करना बहुत आसान है। बस बात इतनी सी है कि मन से मन को समझना है, मन से मन की यात्रा है। चलिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। पहले संभला होगा, फिर बदला होगा, अपना हारा एक मन मेरे मन जैसा ही होगा। कई बार ये बातें जो मैं आज कर रहा हूँ, लगता है कभी आदमी बहुत खुश सा हो जाता है और कई बार दुखी हो जाता है। जैसे कभी कोई बात याद आ जाए ना तो मन में कसक सी उठ जाती है, क्योंकि कोई पुराना ख्वाब मन में फिर घुमर जाया करता है। इसी मन के ऊपर में आज हम बात करेंगे, मन असल में है क्या, मन का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ जाता है, मन क्या विचार है, मन किस तरह से हमें हमारे रिलेशन पे प्रभाव डालते हैं। बात करने के लिए हमने आज बुला रखा है डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को, कि जो कि दृष्टि और दृष्टिकोण पे लगातार काम कर रहे हैं और वे एक NLP मास्टर भी हैं और कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वे मन को संयमित करने के लिए, मन को मैनेज करने की बहुत सारी बातें बतलाते हैं। फिलहाल मन मैनेजमेंट की तो बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर अनिल जी। फिलहाल अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर अनिल, बहुत सारी मन की बातें हैं, लेकिन मन को कंट्रोल कर लेना चाहिए, मन को मैनेज कर लेना चाहिए, पर समझ में ये नहीं आती कि मन है क्या चीज। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझूं कि मन क्या चीज है। मन कहने में ये छोटा सा एक शब्द है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जीवन की 90% समस्याओं की जड़ ये मन ही है। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती विच गंगा, मन ही आपका दोस्त, मन ही आपका दुश्मन। बिल्कुल, कितनी सारी बातें कही गई हैं मन के ऊपर, हजारों कविताएं लिखी गई हैं, दोहे लिखे गए हैं, मन के ऊपर कितनी ही बुक्स लिखी गई हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मन के ऊपर कितने ही कोर्सेज हैं। लेकिन आज हमारा जो ये पॉडकास्ट है, इसका मेन मोटो रहेगा मन को बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझना। इतना सरल कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मन को समझकर अपने मन को मैनेज कर सके। एज ए डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, जब मैं MBBS कर रहा था तो मुझे लगता था कि मन और दिमाग दोनों एक ही होते हैं, और आज भी शायद बहुत सारे लोग यही मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरी मेडिकल जर्नी कंप्लीट हुई, मैंने बॉडी का डिसेक्शन किया, मुझे दिखाई दिया कि बॉडी में ब्रेन तो है लेकिन मन नहीं है। और जब हम डिसेक्शन करते हैं तो वो डेड बॉडी का करते हैं, और डेड बॉडी में ब्रेन तो दिखाई देता है लेकिन उसमें उसका मन नहीं होता। यानी मन एक अदृश्य चीज है जो बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है। मन मतलब क्या? मन मतलब हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी याददाश्त, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमें अभी तक याद है, जितने भी हमारे स्किल हैं, जितनी भी हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें किसमें हैं? मन में। और एक डेड बॉडी में ब्रेन होता है लेकिन मन नहीं होता है। और अगर किसी व्यक्ति का जो मन, जिसे कहा जाता है कि मन पागल हो गया, पागल व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान से? यानी अब उसका मन एक एबनॉर्मल हो गया है। जैसा उसे एक नॉर्मल पर्सन को सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए वो वैसा नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे एक पागल का नाम दे दिया गया है, सिजोफ्रेनिया, जो हम साइकोलॉजी में या साइकेट्रिस्ट में बोलते हैं। यानी मन एक ऐसी चीज है जिसे मेडिकल साइंस नहीं समझ सकता। इसीलिए मेडिकल साइंस के बियॉन्ड एक साइकेट्री सब्जेक्ट आया जो मन के विकारों को समझता है, कि मन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, उसको समझने के लिए साइकेट्री बनाया गया। और एक बनाया गया साइकोलॉजी ब्रांच। साइकोलॉजी मतलब जो मन की कार्यशैली को समझेगा और लोगों के बिहेवियर को समझेगा। आज भी साइकोलॉजी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, और साइकोलॉजी बहुत सारे बिजनेस में यूज होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यूज होती है, रिलेशनशिप में साइकोलॉजी का यूज होता है। तो यानी कि मन को
समझने के लिए बहुत सारी साइंसेस भी बनाई गई। मन को फिलोसफर्स लोगों ने भी समझा, कवि लोगों ने मन के बारे में परिकल्पनाएं की। लेकिन मन बेसिकली अगर हम बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझें तो मन एक सॉफ्टवेयर है ब्रेन के कंप्यूटर का। अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बॉडी एक मशीन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन छोटे छोटे मशीन की तरह काम करते हैं और इन सारी मशीनों को कंट्रोल करता है हमारे दिमाग का कंप्यूटर। दिमाग मतलब राइट और लेफ्ट ब्रेन, राइट ना। लेकिन इस दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो इस दिमाग को भी चला रहा है, जिसे हम मन कहते हैं। मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज के समय में जब अपन मोबाइल और लैपटॉप का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना बहुत आसान है कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो हार्डवेयर गड़बड़ हो जाता है, या अगर आपके पास हार्डवेयर है, लैपटॉप है, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो वो हार्डवेयर चलेगा ही नहीं। ऐसे ही डेड बॉडी है जिसमें ब्रेन है लेकिन मन काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ रोक रहा हूँ, बॉडी को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता मन की होती है। बिल्कुल होती है। अब थोड़ा सा ये डिफाइन चाहूंगा आपसे साइंटिफिक वे पे। बिल्कुल, आप सोचिए ना, डेड बॉडी में क्या नहीं है, सोल भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, ठीक है, वो तो ऑपरेटर है। अब मैं समझाऊं, अगर बॉडी एज ए मशीन, ब्रेन एज ए कंप्यूटर, माइंड एज ए सॉफ्टवेयर, सोल एज ए ऑपरेटर, अच्छा, गॉड एज ए क्रिएटर, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा विषय बाकी चीजों पे नहीं है, केवल मन पे है। किसपे? सॉफ्टवेयर। अब ये जब सॉफ्टवेयर जैसे करप्ट हो जाता है तो जो हमारी कमांड्स होती हैं लैपटॉप में या मोबाइल में, वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। मतलब मान लीजिए आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, आप किसी को व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं, किसी और को चला जा रहा है, खोलना चाह रहे हैं व्हाट्सएप, खुल रहा है फेसबुक, ऐसा होता है ना। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति सिजोफ्रेनिक हो गया है, पागल हो गया है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ गई है, मतलब उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं रहा, उसका बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहा, वो करना कुछ और चाह रहा है, हो कुछ और रहा है। तो पहले ये समझिए कि दिमाग के बियॉन्ड हम सबके पास एक अदृश्य शक्ति है या एक अदृश्य सॉफ्टवेयर है जिसे हम मन कहते हैं। और ये मन आज के समय में अशांत हो गया है। बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। दूसरा, मन परेशान है, उदास है, खुश नहीं है, राइट। और मन उलझन में है, दुविधा में है, डिसीजंस मेकिंग नहीं हो रहा है, कॉन्ग्रुएंस नहीं आ रही है, यानी कहीं ना कहीं समस्याएं मन से जनित हैं। और साइंटिफिक वे में थोड़ा समझते हैं, मन क्या मतलब विचार और भावनाएं। तो न्यूरो साइंस जो है वो कहता है कि 1 घंटे में इस ब्रेन के अंदर 2500 से 3000 विचार आते हैं। ये जो विचार हैं किस में आते हैं? मन में आते हैं। जब मन में विचार आते हैं तो ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें कुछ तरंगे पैदा होती हैं जिसे हम कहते हैं ईईजी वेव्स। अब ये जो विचार हैं, जब ये विचार नीचे के ब्रेन में चले जाते हैं, जो बीच का हिस्सा है ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, तब ये भावनाओं में कन्वर्ट हो जाता है, इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। यानी अब मन में विचार नहीं, क्या आ रही हैं? भावनाएं। और ब्रेन का जो बीच वाला हिस्सा है वो इन्वॉल्व हो गया। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सुपरफिशियल पार्ट जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल ब्रेन, बीच का हिस्सा लिम्बिक ब्रेन, और नीचे का जो ब्रेन है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रेन। इसी प्रकार से मन के भी 3 पार्ट हैं, कॉन्शियस मन यानी कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उसमें थॉट्स आते हैं और सब कॉन्शियस माइंड में इमोशंस आते हैं। यानी ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में जब आप मन में कुछ विचार लेके आएंगे, कुछ तरंगे पैदा होंगी, ईईजी पैदा होगा, ब्रेन वेव्स पैदा होंगी। लेकिन अगर वो विचार और डीप लेवल पे चले गए, लिम्बिक सिस्टम में चले गए, तो आपको इमोशंस आ जाएंगे। और अगर वो विचार इमोशन पैदा कर दिए और इमोशन के बाद नीचे का हिस्सा एग्जीक्यूटिव ब्रेन, वहां तक भी सिग्नल पहुंच गए, तो बॉडी के अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, पाल्पिटेशन होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझाऊं, अगर किसी ने आपको कुछ शब्द बोले, जैसे उसने कुछ आपको शब्द बोले, आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर में विचार आए। अब ये जो ऊपर का ब्रेन है ये एनालिसिस करता है कि शब्द क्या है। मान लीजिए आपको महसूस हुआ कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो आपको इंसल्ट करवा रहे हैं, वो आपके लिए गुड शब्द नहीं है, गालियां हैं वो, और आपकी इंसल्ट हो रही है। इमीडिएट आपकी फीलिंग आ गई कि मेरी इंसल्ट हो रही है, यानी कि अब ये जो विचार कॉर्टिकल ब्रेन में आ रहे थे, अब ये लिम्बिक सिस्टम में चले गए और इमोशंस आ गई। और जैसे ही ये तरंगे नीचे के ब्रेन में चली गई,
इमीडिएट आपके बॉडी के अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा और हो सकता है कि आप 2 थप्पड़ मार दे सामने वाले को या कुछ भला बुरा आप भी बोलने लगे। तो कितना गहरा संबंध हुआ ना मन और दिमाग का। जैसे डॉक्टर साहब आपने एक बात करी कि ऊपर में जो माइंड का हिस्सा था उसमें कुछ तरंगे आई, फिर वो लिम्बिक ब्रेन में गया, वहाँ से उसमें इमोशंस पैदा हुई, देन फिर एग्जीक्यूटिव पे आ गया और बॉडी के अंदर में तरंगे उमटी। तो क्या शरीर में जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं वो डायरेक्ट माइंड से ही कंट्रोल हो रही है या माइंड का प्रोपोर्शनेट है? बीमारियां और माइंड एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट में है? अभी आपने समझा, मन सॉफ्टवेयर, ब्रेन हार्डवेयर। मन के 3 हिस्से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही ब्रेन के 3 हिस्से, थिंकिंग ब्रेन, इमोशनल ब्रेन एंड एग्जीक्यूटिव ब्रेन। अब ये समझना है कि बॉडी ब्रेन के थ्रू माइंड से कैसे जुड़ी है या माइंड ब्रेन के थ्रू बॉडी से कैसे जुड़ा है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, बॉडी की 5 सेंसेस को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन लेता है पूरी दुनिया से। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं, जैसे अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप अपनी आंखों से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सारे 5 सेंसेस के द्वारा कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है। ठीक है। ग्रैब करने के बाद वो कुछ विचार पैदा करता है। विचारों को प्रोसेस करने का जो काम है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों मिलकर करते हैं। सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग करता है कि जो भी आपने सुना, जो बोला, उसका मतलब क्या है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, गलत है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लॉजिकल है या इलॉजिकल है, साइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है, ये सारी बातें कौन समझ रहा है? ये समझ रहा है आपका सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस माइंड समझ के एक नतीजा निकालता है और नतीजा निकालने के बाद उसको एक बिलीफ बनाकर, एक सोच बनाकर स्टोर कर लेता है। कॉन्शियस माइंड में कोई मेमोरी नहीं होती, 1 या 2 दिन की मेमोरी होती है। सबकॉन्शियस में बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपने जिया, जो भी आपने सीखा, वो सारा किस में स्टोर है? सबकॉन्शियस में। कॉन्शियस थिंकिंग माइंड है, सबकॉन्शियस इमोशनल माइंड है। कॉन्शियस लॉजिकल माइंड है, सबकॉन्शियस इमोशनल माइंड है। कॉन्शियस एक्यूट मेमोरी है, 1 या 2 दिन की या ज्यादा 3-4 दिनों की। सबकॉन्शियस पूरी मेमोरी है, पूरा फुल स्टोरेज है। एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, ऐसा समझ लीजिए कंप्यूटर के या लैपटॉप। तो इसी प्रकार से हमारे कॉन्शियस माइंड को अंदर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है और इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके स्टोरेज करने का काम करता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में DDJ, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज, ये 3 एक फिल्टर लेयर होती है। कॉन्शियस जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसमें से कुछ चीजें डिलीट कर देता है सबकॉन्शियस, जो उसके काम की होती है उसी को स्टोर करता है, सबको स्टोर नहीं करता। अभी आप घर से लेकर यहाँ ऑफिस तक आए, आपने हजारों चेहरे देखे, हजारों पोस्टर देखे, हजारों गाड़ियां देखी, बिल्कुल कोई भी आपको याद नहीं है। उनमें से कुछ 1 या 2 याद होंगी जो कुछ आपके काम की थी। दिन भर में हम जो भी करते हैं उसमें से केवल काम की चीजों को ही हमारा सबकॉन्शियस स्टोर करता है, बाकी को डिलीट करते रहता है। और ये अच्छा भी है, नहीं तो हमारे जो इस माइंड की और ब्रेन की मेमोरी फुल हो जाएगी। बिल्कुल, केवल रेलेवेंट यानी अच्छा या बुरा, ये जो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है उसी को स्टोर करता है। और वही चीजें आपको फ्यूचर में याद आएंगी जो उसने देखी लेकिन स्टोर नहीं की, वो याद आएंगी भी नहीं। तो मुख्य रूप से अगर हम ये कहें तो ये माइंड की कार्यशैली है, ये वर्किंग स्टाइल है माइंड की। बिल्कुल, यानी कार्यशैली है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि हम माइंड को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारी जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी याददाश्त है, वो सारी क्या है? माइंड की है, मन है। तो बोलते हैं ना इसका माइंड बहुत शार्प है, इसकी याददाश्त बहुत शार्प है, इसको कुछ भी पूछ लो, कितने भी साल पुराना याद कर लेता है। हाँ। इसको लोगों के चेहरे याद रहते हैं, इसके लोगों के नाम याद रहते हैं। और कुछ लोगों को 1 सेकंड का जो काम किया अगले सेकंड भूल जाते हैं। बिल्कुल, राइट। तो यानी ये भी मन का ही एक पार्ट हुआ, मन की कार्यशैली हुई। मन क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेते रहता है, उसमें से रेलेवेंट चीजों को ही स्टोर करता है जो उसको लगता है कि हाँ ये काम की है। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ किसी सेमिनार में गए और मैंने कहा पांडे जी आज यहाँ पर आपको बहुत शानदार लोग मिलने वाले हैं और ये बहुत इनसे आपके फ्यूचर में काम पड़ेगा, आप थोड़ा सजग रहिएगा। अब आपने माइंड को दे दिया कि आज मुझे इन लोगों से मिलके इनको याद करना है। तब आप बहुत सारे लोगों से मिलते समय उनके नाम और उनकी चीजों को याद करेंगे। और आपने क्या कर दिया? कॉन्शियस माइंड को सजग कर दिया, सतर्क कर दिया कि भाई आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है और सब कॉन्शियस को बता दिया कि आपको इनको स्टोर भी करना है। अगर मैं ये शब्द नहीं बोला होता तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बहुत सारी कम चीजों को ही केवल स्टोर करता, बाकी सबको डिलीट कर देता। ऐसा ही पढ़ाई में होता है। अगर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं
पढ़ते जा रहे हैं और हम माइंड को प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में भेज तो रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस उसे स्टोर नहीं कर रहा है। मतलब माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। राइट, ओके। यही तो मैंने कहा, देखो छोटे से एग्जांपल से बताया ना, आपने जैसे ही अपने माइंड को एक आदेश दिया कि आपको स्टोर करना है, और देखिएगा आपने कम से कम 40-50 लोगों को स्टोर कर लिया होगा उस समय। अगर आप नहीं देते तो माइंड स्टोर नहीं करता। सही बात है ये तो। और यही चीज पढ़ाई में होता है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो याद ही नहीं हो रहा है। याद कब होगा? याद शब्द का मतलब है कि डी ड्राइव में क्या क्या स्टोर किया। जब आप स्टोर कर रहे थे उसी समय आपने सही कमांड नहीं दी सबकॉन्शियस को, तो फिर सबकॉन्शियस स्टोर ही नहीं करेगा। जैसे माइंड की कार्यशैली में आपने बताया कि वो जनरलाइज रखता है, डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, तो ये कौन सी घटनाएं, अगर वो डिलीट और डिस्टॉर्ट कर रहा है डॉक्टर, तो फिर हमें बहुत सारी बातें हमारे मन में क्यों पड़ी रहती है? जैसे कि उसमें कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे कोई हमको पुरानी घटना आती है और हम मुस्कुराने लगते हैं। कई बार ऐसे ही होता है कि बैठे बैठे कोई चीजें आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह ऑटो डिस्टॉर्ट किया था या ऑटो डिस्ट्रॉय किया बातों को, तो ऐसी दुख वाली घटनाओं को वापस डिस्ट्रॉय नहीं करता? देखिए, माइंड जो है जिस पल में भी होता है, उस पल जो इंफॉर्मेशन उसे मिलते रहती है उसमें से पहले मीनिंग निकालता है कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक है, गलत है, प्रोसेस करके फिर उसमें से ये चूज करता है कि ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में कुछ काम की है कि नहीं है। अच्छा, ये सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। अगर लगा कि इस व्यक्ति के साथ जो अभी बुरा हुआ, ये जो बुरा हुआ इसको स्टोर करना इसलिए जरूरी है ताकि बाद में इसके साथ दोबारा बुरा ना हो, इसलिए वो बुरे जो घटनाएं होती हैं, बैड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उन्हें वो स्टोर कर लेता है फ्यूचर के लिए, ताकि आपको सतर्क रखे, सजग रखे, दोबारा आप धोखा ना खाएं। जो अच्छा हुआ उसको भी वो स्टोर करता है, क्योंकि आपको बाद में उन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जो इंपॉर्टेंट फील होता है उसे कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसको वो स्टोर कर लेगा। मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते समय आपको 4-5 लाइनें लगी कि यार ये तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, वो स्टोर कर लेगा। आपको लगा कि ये बात बकवास लिखी हुई है, उसको भी स्टोर कर लेगा। तीसरा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी स्टोर कर लेगा। यानी जब आप पढ़ रहे हैं बुक को, उस दौरान आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसका जो मीनिंग निकाल रहे हैं, उसके आधार पर ही स्टोरेज होते जा रही है। ये अच्छी थी, स्टोर कर लिया, बुरी थी, स्टोर कर लिया, इंपॉर्टेंट थी, स्टोर कर लिया। बाकी सारी चीजें जो आपने पढ़ लिया, प्रोसेस कर लिया, स्टोर नहीं हुआ। बुक के वही कंटेंट आपको याद रहेंगे। चलिए, मैं आपसे कॉल करता हूँ। अभी मेरा प्रयागराज जाना हुआ कुछ काम से, गांव में था, तो मुझे जो बुजुर्ग लोग थे वहाँ गांव के, उन्होंने एक बड़ी हिदायत दी कि जब आप संगम नहाने जाना तो भैया अपने सामान का और विशेष तौर कपड़े का सबको ध्यान पे रखना, नहीं तो वहां से लोग उठा के चले जाते हैं। जबकि ऐसी घटना मेरे साथ कभी नहीं घटी है, और उनके साथ साथ किसी एक आध को घटी होगी, लेकिन ये बार बार हिदायत जो देते हैं कि अगर आप इलाहाबाद जाओगे, प्रयागराज जाओगे, ऐसे तो वहां पे चोरी जरूर होती है। ये जो भावनाएं हैं, ये जो मन में दृढ़ करके बनी हुई है, ये सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे फिट करके रखा हुआ है? सोच, बिलीफ, विश्वास, ये तीनों भी माइंड की कार्यशैली है। यानी जो भी घटनाएं उसने स्टोर कर ली, अब वो स्टोर तो कर ली, लेकिन वो जो स्टोर किया उसके साथ उसने एक मीनिंग अटैच कर दिया, अच्छा या बुरा, या उसको याद करना है तो किस तरीके से याद करना है। वो आपकी एक सोच बन गई, एक बिलीफ बन गया। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी कोई अपनी कोई सोच नहीं होती, खाली होती है मेमोरी। जब हम मोबाइल को लेके आते हैं शॉप से, तो उसकी जो हार्ड डिस्क होती है पूरी खाली होती है, एक डिफॉल्ट ऐप होती है बस, बाकी सारी ऐप हम डाउनलोड करते हैं। तो इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है, उसके कुछ डिफॉल्ट एक्शंस होते हैं, डिफॉल्ट इमोशंस होती हैं, रोएगा या खुश होएगा। बाकी सारी चीजें, गुस्सा करना है, ये करना है, ये करना है, लालच करना है, ये सारी चीजें हम उसमें धीरे 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 सिखाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना माइंड तो लेकर के आया होगा, तो माइंड का क्या पहला हिस्सा था केवल कॉन्शियस, सबकॉन्शियस नहीं आई थी? थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ही बच्चे ने पहला सांस लिया, रोना शुरू किया, उसका कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस से उसे पहली इंफॉर्मेशन मिली कि ये मेरे कुछ आसपास लोग घूम रहे हैं, ये लोग मेरे अपने हैं, ठीक है। फिर एक फीमेल उसके आसपास हमेशा रहती है जो उसकी बहुत केयर करती है, फिर धीरे धीरे वो समझता है ओके ये मेरी मम्मी है, क्योंकि ये मेरी बहुत केयर करती है और ये सारी चीजों का मेरा ध्यान रखती है, और उसके साथ उसकी लव की फीलिंग अटैच हो जाती है, केयर की। पहला जो स्टेप था ये कॉन्शियस माइंड ले रहा था, कॉन्शियस माइंड लेके सबकॉन्शियस में स्टोर होता है, अभी धीरे धीरे चालू कर रहा है। यस। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, स्कूल जाता है, मीडिया के प्रभाव में आता है, दोस्तों के प्रभाव में आता है, दुनियादारी सीखता है, घटनाएं घटती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, सारी चीजें उसकी एक एक करके, एक सोच, 2 सोच, 3 सोच, 4 सोच, और फिर बहुत सारी सोच आखिरी में बन जाती है, और सारों का जो एक
कैलकुलेशन होता है वो उसकी एक पर्टिकुलर सोच हो जाती है, ठीक है। वही उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो जो अभी आपने कहा कि धीरे धीरे वो स्टोर करता चला जाता है, तो ये जो बहुत सारी बातें उस समय भी डिस्ट्रॉय करता होगा माइंड, राइट। जब वो बच्चा उस समय ले रहा है। हाँ। अब जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि उसने कोई पुराना अनुभव तो नहीं लिया है, तो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आ रहा होगा। डिसीजन जो है कॉन्शियस माइंड ही लेता है। इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से आती है, प्रोसेस सबकॉन्शियस करता है, सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड सबकॉन्शियस करता है कौन सी चीज स्टोर करनी है। जो स्टोर कर लिया वो आपकी सोच बन गई, ठीक है। अगला जो भी बिहेवियर होगा आपका पुराने वाले के साथ मैच और मिसमैच होगा। समय में क्या हुआ था, आपकी मेमोरी में से एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं। यानी यूं कहें कि मन के द्वारा ही हमारी सोच निर्धारित होती है, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, और मन के द्वारा ही हम डिसीजन लेते हैं पुरानी मेमोरी के आधार पर, पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर। हम डिसीजन दो प्रकार से लेते हैं, एक प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को लेकर, फिर उसको सबकॉन्शियस में पड़ी इंफॉर्मेशन से मैच और मिसमैच करके, फिर एनालिसिस करके, और फिर एक फाइनल डिसीजन लेते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जो इमोशनल होता है। तो हमारे सारे डिसीजन इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं होते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी इमोशनल ही हैं। इसीलिए तो कहा गया पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड केवल 15% है और जो 85% है वो सबकॉन्शियस है। कुछ दिन पहले भी मैं एक पॉलिटिकल कवरेज कर रहा था, तो वहां भी मैंने ये बात कही थी, उसको यहाँ कोट करता हूँ कि कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर अभी पूरी बातें जो आपसे और समझता हूँ उसको लगता है कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, पूरा मन से चलता है। और हालांकि आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल को लाऊंगा, क्योंकि अगर आपने भी पूरा इस चुनाव के कैंपेन को देखे होंगे तो ये पूरे कॉन्शियस माइंड पे जोर डाल रहे थे, लेकिन जब हम बूथ पे जाते हैं वोटिंग करने के लिए तो हमारे पास वो पूरी जो वादे और जो भी हमें बताया कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको छोड़ करके हम लास्ट में अपने इमोशंस पे आकर के वोट देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब इलेक्शन आता है वो अपने तथ्य, अपने जो मैनिफेस्टो होते हैं, अपने वादे होते हैं या अपने फैक्ट्स होते हैं जो उन्होंने काम किया नहीं किया, वो सारों को दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और वोटर्स का माइंड कॉन्शियस माइंड से उस इंफॉर्मेशन को लेता है। लेकिन सारा लेने के बाद वो पुरानी जो उसके पास मेमोरी है 5 साल की, उसको भी तो याद करता है, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, सारों को समझ के, और फिर आखिरी में जब वो वोट डालने जाता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की पूरी मेमोरी, कॉन्शियस की इंफॉर्मेशन और सारों का करने के बाद फिर वो इमोशनल होके फाइनल डिसीजन लेता है कि क्या करना है। मैं एक गांव में गया था कवरेज करने के लिए, तो वहां पे एक बात चली, तो हमने नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन पिछले 15-20 साल से ना हम तो एक ही को दे रहे हैं, तो हम वही देंगे। डिसीजन हम इमोशनल होकर, डिसीजन हम इमोशनल होकर के ही लेते हैं। 50 लॉजिक रहेंगे, हाँ, लेकिन वो लॉजिक कहीं और जा रहे होंगे। लेकिन जब एंड टाइम पे हम डिसीजन लेते हैं ना, जब वोट डाल रहे होते हैं, वो कुछ इमोशनल फैक्टर होता है और वो काम कर जाता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे जो डिसीजन ले रहे हैं, यूं कहा जाए कि हम कॉन्शियस माइंड से नहीं लेते हैं डिसीजन, अक्सर हम सब कॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं, ये सत्य है। भाई अब सिंपल से मैं एग्जांपल बताता हूँ जी। सेल लगी होती है शॉपिंग मॉल में और हम सबके साथ हुआ होता है, और हम उस सेल के अंदर कुछ ऐसे लुभावने ऑफर होते हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल हो जाता है। अपने को पता होता है घर में बहुत सारा सामान पड़ा है, पैसे की कमी है, फिर भी अपन जाके वो खरीद के लेके आते हैं। क्यों? फिर अगेन इमोशनल डिसीजन, सबकॉन्शियस ने डिसीजन दिलवा दिया। और दूसरी बड़ी बात, फिर जब लेके आ रहे होते हैं तो फिर एक गिल्ट भी आता है कि गलती कर ली, लेकिन तो भी क्योंकि वो लॉजिकल माइंड तो बोल रहा होता है ना गलत किया है तूने, लेकिन फिर भी अपन उसको चुप करा लेता है, छोड़ना यार हो गया ना। तो अभी हमने बात की है एक प्रकार से कार्यशैली की, वर्किंग नेचर क्या है माइंड की। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर आप डॉक्टर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ डिसीज की बात होगी। अभी लगातार ये बात आती है कि अभी जितनी बीमारियां हो रही हैं वो साइकोसोमेटिक होती है और मन के माध्यम से हो रही है। तो फिर अगर मन के माध्यम से हो रही है तो ठीक भी मन से हो जाना चाहिए। क्या मन का बॉडी पे प्रभाव पड़ता है? हमने ये तो समझा कि मन से हमारे बिहेवियर और डिसीजन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सोच बनेगी वैसे ही हमारे बिहेवियर्स हों। ठीक है, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, दोनों की प्रोग्रामिंग अलग अलग हुई, संगति अलग अलग मिली, दोनों के बिहेवियर चेंज हो गए, पर्सनैलिटी चेंज हो गई, यानी बिहेवियर्स के लेवल पर। लेकिन क्या बॉडी के लेवल पर भी कोई चेंजेस आते हैं? तो यहां पर साइकेट्री के बियॉन्ड एक सब्जेक्ट है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये बताता है कि आपका जो साइकी मतलब माइंड, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से है। पहले ऐसा नहीं समझा जाता था, ब्रेन तीनों से जुड़ा हुआ है, नर्वस से, इम्यून से, एंडोक्राइन से। लेकिन क्या मन डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन को?
ये बात साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है। ये कैसे बताता है कि जो हम मन में सोचते हैं उससे ब्रेन में कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं, एक तरफ ये साइटोकाइंस वो केमिकल हैं जो इम्यून सिस्टम को चेंज कर देते हैं, एक तरफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नर्वस सिस्टम को चेंज कर देते हैं, और एक तरफ हार्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं, तीनों को चेंज कर देते हैं। यानी मन में कुछ सोचा, उससे एक न्यूरोपेप्टाइड क्रिएट हुआ, और ये न्यूरोपेप्टाइड के अंदर इतनी पावर है कि एक तरफ ये साइटोकाइंस यानी इम्यून सिस्टम को चेंज कर सकता है, दूसरी तरफ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, तीसरी तरफ हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। सिंपल वे में मैं ये कहूं कि हमारे मन में जो भी चल रहा है, हमारे बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल उसके बारे में सुनती है। लोग कहते हैं ना, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, वो गाना गाते हैं। ऐसे गाने भूल के भी मत गाइए, है ना, क्योंकि आप जो मन में सोच रहे हैं आपकी बॉडी की सेल्स सुन रही हैं। आप जब अपने मन के अंदर उदासी भरे गाने सुन रहे हैं तो आपकी बॉडी की सेल्स भी उदास हो रही हैं। मोटिवेशनल गाने सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, उत्साहवर्धक गाने सुनिए। जब आप वीर रस की कथाएं सुनते हैं, जब कोई एक ऐसा गाना आता है देशभक्ति का, आपका रोंगटा खड़ा हो जाता है। युद्ध के अंदर जो साहस भरे गीत सुनाए जाते थे, वो व्यक्ति की बॉडी के अंदर पावर ले आते थे, एनर्जी ले आते थे। एक कमजोर दिल इंसान भी जाके उस बॉर्डर पे लड़ाई कर डालता था। वो राजा का वो एक सबसे कमजोर सैनिक जिसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, एक आम नागरिक जिसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, वो जाके दुश्मन से लड़ लेता था। कारण क्योंकि माइंड के द्वारा बॉडी की सेल्स को अफेक्ट किया गया। अब समझते हैं इसको बीमारियों के लिए। आपकी मुझे याद से बॉलीवुड के पुराने अभिनेता रहे हैं दिलीप कुमार साहब, जिनको कि ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उन्होंने एक जगह पे कहा था इंटरव्यू पे कि जब वो लगातार ट्रेजेडी वाले एक्टिंग कर रहे थे और उनकी जो मूवी आ रही थी जिसको दर्शकों ने काफी सराहा था, एक समय ऐसा आया कि वो डिप्रेशन में चले जा रहे थे और वो दिन भर ट्रेजेडी पे ही जीते रहते थे। तो कुछ समय के लिए उन्होंने विराम किया था और भारत से बाहर गए थे। उसके बाद फिर आए तो उन्होंने फिर वो ट्रेजेडी वाले रोल करना बंद कर दिया था। तो ये एक मन का प्रभाव जो भी आप लोग मुझे कहानी याद आ गई है। फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप झूठ मूठ का भी किसी चीज का अपने मन में कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर पे आने लग जाएगा। वो झूठ मूठ का हो या असली का हो। माइंड असली और नकली में अंतर नहीं समझता। एक रस्सी पड़ी हुई है, अगर आपने उसको सांप समझ लिया तो आपका उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जितना कि एक एक्चुअल के सांप के टाइम बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब अपने ससुराल गए थे अपनी पत्नी को मिलने, तो बरसात का मौसम था तो उनको अपना छत पार करके जाना था। सामने उन्होंने देखा कि रस्सी लगी हुई है और रस्सी के सहारे वो जाकर आंगन में कूद गए थे। बाद में मालूम चलो वो रस्सी नहीं सांप थी। तो मन ने उनको प्रेम में सांप को भी रस्सी दिखाया था। तो मन का इतना बड़ा ताकत है जो कर सकते हैं। तो अब थोड़ा साइंटिफिक, ये तो कुछ बातें ऐसी हुई जो कहानियों में लिखी थी, जो किताबों में आई, बट डॉक्टर अनिल के साथ तो हम कुछ साइंटिफिक वे में ही समझेंगे। डॉक्टर जी, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहता है कि अगर आपका मन बहुत लंबे समय से डरा हुआ है, इनसिक्योर फील कर रहा है, तो वो जो डर है वो आपके मन को तो डिप्रेशन में डाल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को भी डाउन कर रहा है वाया साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी मॉडल। यानी कि जब आप लगातार डर की फीलिंग में रहते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग में रहते हैं, तब आपका इम्यून की वाइब्रेशन भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको इन्फेक्शन पकड़ लेता है। और देखिएगा जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो इमीडिएटली सर्दी खांसी पकड़ लेती है, क्योंकि इम्यूनिटी कम रही। मेरे साथ ये कि खांसी आने लगती है और कई बार ये पेट भी खराब हो जाता है उससे। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब आप खुश रहते हैं, जैसे शादी ब्याह का मौसम है, कोई फंक्शन का मौसम है, आपने कितना भी एग्जर्शन कर लिया, कितने इन्फेक्शन वाले पेशेंट से मिले, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दौरान आपका मन बहुत प्रसन्न था, मन की वाइब्रेशन अच्छी थी, तो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग भी बहुत प्रॉपर थी। आप कितने ही उससे काम कर लीजिए। कोरोना में हमें देखने को मिला, जो व्यक्ति डर गया उसको इन्फेक्शन जल्दी हो गया। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने अपने मन को बहुत स्ट्रांग बना के रखा हुआ था और पूरी फीलिंग के साथ, सेवा भावना के साथ वो आईसीयू में, वार्ड में काम करते रहे, लेकिन उनको लास्ट तक भी कोरोना नहीं हुआ था। ये देखने को मिला है। यह मन से बहुत बड़ा खेल था इसका। तो एक तरफ डर इम्यून सिस्टम को डिफेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ बीमारियां बढ़ रही हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी डायरेक्ट आपके मन से जुड़ी हुई है। अगर मन स्ट्रेस में है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होगा ही होगा। लोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हर्बल्स और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन मन के लेवल पर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे।
मन की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, मन के लेवल से भी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ बढ़ेगी। सकती है। अगर मन के लेवल पर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो हम्म। कितने भी हर्बल और सप्लीमेंट्स खा लीजिए, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। दूसरा चीज है कि मन से एलर्जीज का क्या प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे व्यक्ति एलर्जीज का शिकार होकर आ रहे हैं। हर चीज से एलर्जी हो रही है। किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को बनाना से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को एसी से एलर्जी है। और आजकल तो एलर्जीज के टेस्ट होने लग गए हैं कि वो इतने लंबे चौड़े, पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है कि ये भी टेस्ट, वो भी टेस्ट, वो भी टेस्ट। किस किस चीज से एलर्जी नहीं हो रही है आजकल। तो समझने का जरूरत है कि क्या माइंड का भी रोल है एलर्जी में। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहता है कि अगर आपका माइंड बहुत लंबे समय से कुछ तुनक मिजाज हो गया है, हाइपर रिएक्टिव हो गया है, हाइपर सेंसिटिव हो गया है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। होता है ना, कई बार अपन इतने रिएक्टिव हो जाते हैं कि सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, उससे पहले ही 4 बातें सुना देते। मन परेशान, स्ट्रेस का भी हाइपर रिएक्टिव मॉडल। जैसे ही मन हाइपर सेंसिटिव होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, वो भी ओवर रिएक्शन देना शुरू कर देगा। डस्ट आई नहीं, तुरंत छींके आना शुरू, कुछ खाया नहीं, उसके साथ सेंसिटिविटी। तो ये जो जब भी हमारा मन से हाइपर रिएक्टिव होगा, इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी है मतलब जो मास्ट सेल्स हैं बॉडी की, वो हाइपर रिएक्टिव हो जाएंगी, उसमें से हिस्टामिन रिलीज होगा और फिर आपकी बॉडी में ईचिंग सेंसेशंस या स्नीजिंग, इस प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस। हाइपर रिएक्टिविटी को एक और समझो, कई लोगों की उसमें एक आदत होती है कि ज्यादा काम ना हो फिर भी यदि आपने उनको फोन किया तो बहुत ज्यादा बताएगा, अरे यार भयानक परेशान हूं मैं, भयानक काम का लोड है यार, ये बॉस ने ऐसा बोल दिया, या आपसे मिलने आया और आपने कुछ बोला नहीं तो उसके पहले वो डिफेंसिव चालू कर देते हैं। मत पूछ यार, सुबह से लेकर शाम तक मैं परेशानी से गिरा हूं, मेरे पास काम का बहुत प्रेशर है। तो क्या ये हाइपर रिएक्टिविटी पे जाएगा और ये भी इम्यून सिस्टम को आज की डेट में हम ना मल्टीटास्किंग हो गए हैं और मल्टीटास्किंग साथ माइंड में मल्टीपल विंडो ओपन करके रखते हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और एक के बाद काम का अंदर में ये विंडो खुलते जाएगा। हाँ। और खुला रहता है और फिर हम कहीं ना कहीं शांत नहीं, अशांत हो गए हैं, ऐसे ऐसे हो गए हैं मन अंदर में। और जैसे जैसे ये होगा ना, वही फिर अगेन माइंड हाइपर तो इम्यून सिस्टम हाइपर और एलर्जीज। हर चीज की एलर्जी है। मैं तो कहूंगा अगर आजकल लोगों को लोगों से एलर्जी हो गई, रिलेशनशिप में एलर्जी हो रही है, लोगों को दूसरों को देखते ही इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, ये वही तो है भाई। बॉडी की एलर्जी जो आपको दस्त से हो रही है, बनाना से हो रही है, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन लोगों से कैसे वो करोगे। तो एलर्जी, एलर्जन पे काम नहीं करना है, उसके रूट कॉज पे काम करना है, मन के ऊपर में। और अगर आपको ये और समझना है कि डस्ट से कैसे एलर्जी हो जाती है, बनाना से कैसे हो जाती है, तो आप मेरे एनएलपी के मॉडल के अंदर में मैंने एक एंकरिंग का वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पर है, उसको जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि बनाना के साथ कैसे एंकरिंग हो जाती है, या किसी एक पर्टिकुलर फूड के साथ आपका माइंड एंकरिंग कैसे कर लेता है, उसी चीज से आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। ये एक विस्तृत बात है अलग से, इसको बाद में समझेंगे। तीसरी जो बात बच गई वो है ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो आज की डेट में पेनक्रेटाइटिस, अर्थराइटिस, थायराइडाइटिस, यूवीआइटिस, ऐसे बहुत सारे आइटिस हैं जहां पर ये बॉडी के अंदर में सूजन आ रही है और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ऑटो इम्यून रिएक्शन है। वो आपको टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के। वो कहते हैं कि फिर आपकी बॉडी के अंदर आपके इम्यून सिस्टम ने कुछ एंटीबॉडीज बना ली हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, और आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। ठीक है भाई, ऐसा हुआ क्यों? आप ये समझिए, बॉडी ने, आप यूं समझिए, भगवान ने हमारे सिस्टम के अंदर एक इम्यून सिस्टम दिया है शरीर को बचाव करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बाहर की चीजों से बचाने के लिए। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या बाहर का एंटीजन अंदर आएगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन वो अपने ही ऑर्गन के प्रति क्यों बना रहा है? उसका एक बड़ा कारण है कि जब माइंड के अंदर कंफ्यूजन चल रहा हो, लंबे समय से ड्युअलिटी चल रही हो, अपने ही लोग आपको अलग लगने शुरू हो जाएं कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है यार, ये मेरे ही जो रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी लगता है कि ये मेरे अपने, कभी लगता है कि दूसरे हैं। माइंड ड्यूअल हो गया है, ये करूं या ये करूं, इस जॉब में जाऊं, उस जॉब में जाऊं। यानी माइंड जब भी ड्युअलिटी में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वो वाइब्रेशन कैच कर लेता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मेरा अपना है या पराया है, इसके प्रति मुझे एंटीबॉडी बनानी है या नहीं बनानी है। उसकी इंटेलिजेंस खत्म हो गई और उसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और फिर उसको रोकने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ता है या इम्यून सप्रेसर्स देने पड़ते हैं। और ये सारा खेल माइंड के लेवल पर ठीक किया जा सकता है। अगर माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक कर दी जाए तो इम्यून की प्रोग्रामिंग ठीक हो जाएगी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मॉडल के द्वारा।
तो यूं तो मन बहुत हल्का है, तभी तो पता नहीं रहता कहाँ है। लेकिन वजन देखो तो कई मन से भी ज्यादा है मन का वजन। मन के ऊपर में चर्चाएं चलती रहेगी। आज तो हमने केवल एक छोटी सी बात की, हो सकता है कि हम आपको थोड़ा सा समझाने में कामयाब हुए होंगे मन है क्या और मन क्या क्या कर सकता है। इतना हल्का नहीं है मन, बहुत वजनी होता है। तो मन की बातें बहुत सुनी, अब मन पर होंगी बातें। अगले बार फिर मिलूंगा, तब तक इंतजार करिए। और हो सकता है अगर आपको लगता है कि आपके कुछ जहन में प्रश्न आ रहे हैं या मन में प्रश्न आ रहे हैं मन से संबंधित, तो लिख दीजिए हमें हमारे YouTube चैनल पर।